दोस्तों रिसेंटली हमारे शुगा ने रोलिंग स्टोन के साथ एक सोलो इंटरव्यू करा था, जहां उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ, अपने पास्ट लाइफ और एज एन आर्टिस्ट काफी सारी चीजें रिवील करी है। ये इंटरव्यू सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार था। ऐसे हमारे शुगा खुलकर ज्यादा बातें करते नहीं हैं, पर इस इंटरव्यू में उन्होंने काफी कुछ कहा है। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से रोलिंग स्टोन के इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू शुरू होती है और शो के होस्ट ब्राइन हेड शुगा का वेलकम करते हैं। तो हमारे शुगा कहते हैं आई एम बैक, और इसके बाद शो के होस्ट शुगा से पहला सवाल पूछते हुए कहते हैं आपने ऑगस्ट डी के नाम से एक ट्रायलॉजी रिलीज करी है, तो क्या इससे आपको पूर्णता का एहसास हुआ और क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार थे एज एन आर्टिस्ट और पर्सनल लाइफ में? तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं हाँ बिल्कुल, और ठीक इसे रिलीज करने के बाद ही मैं मिलिट्री में चला गया था और मुझे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट महसूस हुआ इस ट्रायलॉजी को खत्म करने के बाद। मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑगस्ट डी अब रैप अप हो चुका है, मतलब उसका पार्ट अब खत्म हो चुका है। तो इस पर होस्ट कहते हैं ऐसा फील हो रहा है जब आप ऑगस्ट डी बनकर काम करते थे तो उस दौरान काफी सारी डार्क फीलिंग्स थी जो कि आपको अलाउ करती थी कि आप शुगा हैं, आप बीटीएस के मेंबर हैं। तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं हाँ, फाइनल एल्बम बनाने के बाद मेरे बॉडी में इसे लेकर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं बची। तो होस्ट कहते हैं आपने कहा था कि आपके अंदर हमेशा से किसी चीज को लेकर एक गुस्सा था, तो वो गुस्सा आया कहाँ से था? तो इस पर शुगा कहते हैं जब मैं छोटा था, यंग था, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद को लेकर ना एक हीन भावना था। मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करता था और मुझे लगता था कि मैं हर चीज में दूसरों से कमजोर हूँ, और इसके साथ साथ मेरे अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन भी था सोसाइटी को लेकर। तो मुझे लगता है कि वो गुस्सा मेरे अंदर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही होकर आया था। तो इस पर होस्ट कहते हैं मुझे लगता है कि ये भी एक रीजन है जिस वजह से आप आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो, वो ये है कि आप बाकी सारे आर्टिस्ट की तरह नहीं हैं। आप एक आम आर्टिस्ट की तरह नहीं हैं, और जैसा कि लोग किसी आर्टिस्ट से उम्मीद करते हैं। बात करें आरएम की, तो आपका और आरएम दोनों का ही तरीका, आप दोनों के ही सोचने का तरीका किसी आम आइडल ग्रुप की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोग तो किसी आइडल के तौर पे नेचुरली फिट हो। तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं मैं डेगू में म्यूजिक बनाया करता था शोल आने से पहले, और तब मैं बिल्कुल भी किसी आइडल ग्रुप को नहीं समझ पाता था, पर जब मैंने इसे ज्वाइन करा मैंने सीखा कि इसमें बहुत सारे काम हैं। एक बार जब आप आइडल बनते हो ना, तो आप सुपर बिजी हो जाते हो, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो, और ये सच में बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जैसे कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली इस जॉब पे बिल्कुल फिट बैठता हूँ। अब मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हूँ। और फिर होस्ट आरी रंग एल्बम के बारे में पूछते हुए शुगा से कहते हैं जब आपने इस एल्बम को बनाना शुरू करा, और जैसे कि आप प्रोडक्शन वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, तो आपने जैसा इमेजिन करा था और जैसा ये एल्बम बन के आया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप किस तरह से इसे कंपेयर करेंगे? तो शुगा कहते हैं इस एल्बम को लेकर हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी एक नए तरह की साउंड की खोज करने का था, जिसे कि आपने अभी तक बीटीएस से नहीं सुना होगा, और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन पॉप एल्बम है। तो हम सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इसे लेकर, और इतने सारे सॉन्ग्स को लिखना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और इतने सारे रीराइट्स और एडिट से गुजरना, पर हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फन भरा भी था। तो मुझे लगता है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमें इतनी अच्छी रिजल्ट मिल पाई है। फिर होस्ट शुगा से अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं जैसा कि हमने इसे पहले भी डिस्कस करा है, जब आप सॉन्ग्स को चुन रहे थे तो आप में काफ़ी ज़्यादा बैटल्स हुई थी कि किस सॉन्ग को रखना है और किस सॉन्ग को जाने देना है। तो क्या पर्सनली आपने एल्बम में ऐसे किसी सॉन्ग को खोया है जो आप चाहते थे कि वो सॉन्ग इस एल्बम में हो? तो इस पे हमारे शुगा कहते हैं मुझे लगता है कि बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए मैंने किसी भी स्पेशल ट्रैक के लिए पुश नहीं करा, या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ मैंने नहीं करी है किसी स्पेशल ट्रैक के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है अलग अलग ओपिनियंस को सुनने में, फिर भी हमारा ये एल्बम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनकर आया, और मेरे बहुत सारे फेवरेट ट्रैक्स इसमें हैं। इवन एक सॉन्ग तो ऐसा भी है जो शुरू में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर उस सॉन्ग को बार बार सुनने के बाद वो सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ होस्ट कहते हैं इनटू द सन एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉन्ग है, सच में ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो वो क्या मोमेंट है जो आपको याद है जब आपने इस सॉन्ग पे काम करा था? तो शुगा कहते हैं मैंने इस ट्रैक को स्टूडियो में सुना था
और इसके बाद मैंने इसके रैप पार्ट पे काम करना शुरू करा और मैंने इसे उसी घर की छत पे लिखा था जहां हम ठहरे थे। इस एल्बम को बनाने से पहले मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं इस तरह से किसी सॉन्ग पे बाहर काम करूंगा, पर इस बार मैंने बाहर काम करा है। इवन मैंने बीच पर भी काम करा है, क्योंकि अगर आप किसी लिरिक्स पे काम कर रहे हो तो आपको फिर ज्यादा कुछ इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बस एक पेन और एक नोटबुक की जरूरत पड़ती है। तो मुझे याद है मैंने इस पे बहुत जल्दी काम करा घर के छत पे। तो फिर होस्ट सुगा से अगला सवाल पूछते हुए कहते हैं, 2022 में आपने कहा था कि अब आप एक ब्रेक पे जाने वाले हो, तो वो क्या फीलिंग थी? आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है? आपने उन सारी चीजों से ओवरकम कैसे करा? तो शुगा कहते हैं, इसके बाद ही मैंने अपने सोलो एल्बम को रिलीज करा था और सच में इस पे काम करना बहुत ही ज्यादा टफ था। पर अब मैं इसे कैसे कहूँ, इन दिनों मैं कम स्ट्रेस लेने पे फोकस करता हूँ। मुझे हमेशा ही कुछ न कुछ कहने को तो मिल जाता है, लेकिन फिर वो तुरंत ही खत्म भी हो जाता है। जब मैं अपने फ़ोन के नोट्स ऐप को अभी देखता हूँ तो मुझे उन्हें देखकर ऐसा लगता है बहुत सारे पुराने ऐसे मेमोस थे जिन्होंने अब एक नया मतलब ही ले लिया है, मतलब वो अब पूरे बदल चुके हैं। तो मैं अब उनमें से कुछ को बदल देता हूँ जब मैं किसी एल्बम पे काम करता हूँ तब। पर हाँ, कहने के लिए बातें खोजना और फिर उनका खत्म हो जाना एक ऐसा रोटेटिंग प्रोसेस है, एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो फिर होस्ट कहते हैं, डिप्लो इस रिकॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हूँ कि आपने अपने फेलो प्रोड्यूसर से क्या कुछ एब्जॉर्ब करा और वो क्या चीज़ था जिसने उन्हें एक राइट पर्सन बनाया इस एल्बम के लिए, इस एल्बम पे काम करने के लिए। तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं, वेल उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे के-पॉप आर्टिस्ट के साथ काम करा है, तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा समझ है अपने काम का। ये एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में काम करा है। हम एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहां हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी ऐसे की जो सिर्फ अच्छे सॉन्ग लिखने के तो बियॉन्ड है। वो कोई ऐसे हैं जो समझते हैं किसी भी एल्बम के स्ट्रक्चर और फ्लो को। सच में डिप्लो ने एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जॉब निभाया है। तो होस्ट कहते हैं, मुझे पता है कि आप हिप हॉप के एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट हो, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ऑल टाइम फेवरेट MC कौन है? तो इस पर शुगा कहते हैं, सबसे पहले तो जो ये वर्ड है MC, तो इसे सुनते ही मैं ना अपने दोस्त के बारे में सोचने लगा कि हम इसे इतना क्यों यूज़ नहीं करते। पर एनीवे, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चुनना। मैं एमिनेम को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो वो एमिनेम है और केंड्रिक लामर। तो इस पर होस्ट कहते हैं, आप अमेरिकन हिप हॉप के करंट स्टेट के बारे में क्या सोचते हो? इसमें बहुत सारे आगे पीछे की चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपके पास आपकी अपनी एक पर्सपेक्टिव है। तो आप क्या सोचते हो अभी करेंटली क्या चल रहा है अमेरिकन हिप हॉप में? तो इस पर शुगा कहते हैं कि मैं उन टैलेंटेड रुकीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ जो कि अब जा चुके हैं, जैसे कि जूस वर्ल्ड। पर म्यूज़िक हमेशा ही बेस्ड होता है ट्रेंड्स पे। चीज़ें कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है, पर आपके जानने से पहले ही हिप हॉप अचानक से चार्ट पे एकदम टॉप पे पहुंच जाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है और ये सच है कि हिप हॉप आजकल थोड़ा स्टक हो गया है, पर सच में ये वापस आ जाएगा। तो फिर यहाँ होस्ट अगले सवाल को पूछते हैं और कहते हैं, मैं ये सोचता हूँ फर्स्ट 10 ईयर्स जो BTS के थे वो BTS के टॉप के दिन थे। आप एक ऐसे जगह पे थे, मतलब आप सुपर स्टार्स थे, वो सच में बहुत यूनिक था। और फिर ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप लोग फिर से एक साथ आ चुके हो, तो अब ये सवाल आता है कि आपका अब अगला फेज क्या है? BTS 2.0 अब क्या है? अब आपका अगला गोल क्या है? तो शुगा कहते हैं, हमें एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहले हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे शायद। मुझे लगता है कि हम अपने गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते थे, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते थे, इतना कि हमने कभी हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के बारे में सोचा ही नहीं। पर अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं, स्पेशली जैसे कि अब हम थोड़े ओल्ड हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसके साथ अब हम थोड़ा और ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। तो होस्ट कहते हैं, जैसे कि आर्यम ने कहा था, इसे कंटिन्यू करना एक चॉइस है। जैसे कि हमने देखा भी है, ये हमेशा से थोड़ा क्लियर था। तो क्या कभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया कि अब हमने एक लेवल को अचीव कर लिया है तो हम अब दूसरी चीजों पे भी जा सकते हैं? तो मुझे इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से आपके दिमाग में काम करता था कि हमने इसे चुना है, हमने इसे फिर से कंटिन्यू करने के बारे में सोचा है, मतलब ये सारी चीजें क्या थी? आपने क्या कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा?
तो इस पर शुगा कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे लिए हर किसी के पर्सनल थॉट्स और डिजायर को जानना किसी भी तरह से संभव नहीं है। पर फिर भी हम सारे लोग सोलो करियर के रास्ते पे गए क्योंकि हम उस दौरान एज अ ग्रुप काम नहीं कर सकते थे। वो समय हमारे ग्रुप के लिए नहीं था। तो मिलिट्री में जाने से पहले मुझे ये बात पता थी कि हम फिर से वापस एक साथ तो आएंगे ही, क्योंकि हम हमेशा से एक टीम रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूँ विदेशी दृष्टिकोण से ये बात इतना आश्चर्यजनक क्यों हो सकता है, पर हमारे लिए साथ रहना स्वाभाविक ही लगा। इसमें कुछ भी अलग नहीं था। तो हमारे मेंबर्स में से किसी की भी इसे लेकर कोई ओपिनियन नहीं है, इसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना। ये बस ऐसा है कि ऑफ कोर्स हम इसे कर रहे हैं बस। तो फिर होस्ट कहते हैं ऐसा लगता है जैसे आप लोग बातें करते हैं, मेंबर्स आपस में बातें करते हैं परफॉर्मिंग से रिलेटेड, कि वो अपने 40s, 50s, 60s में परफॉर्म करेंगे कि नहीं। तो आपको इस पे क्या लगता है? तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं जब तक हमारे पास इच्छा शक्ति है मुझे लगता है कि हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे, इवन हमारे 70s और 80s में भी। मतलब अगर हम चाहें तो हम अपने 70 और 80 साल में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं श्योर नहीं हूँ कि हम अभी जिस तरह से परफॉर्म करते हैं हम इसी तरह से उस टाइम भी परफॉर्म करेंगे, पर फिर भी हम एक अलग रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे, हम कुछ और चीज़ तो इसके लिए निकाल ही लेंगे। तो जब तक हमारी इच्छा शक्ति रहेगी मुझे नहीं लगता है कि हमारे परफॉर्मेंस के बीच कोई प्रॉब्लम आएगी या हमारे परफॉर्मेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बाद होस्ट कहते हैं बीटीएस के सक्सेस का वो रियल सीक्रेट क्या है। और मैं यहाँ दोनों सक्सेस की बात कर रहा हूँ, करियर वाइज भी और बीटीएस एज अ ग्रुप भी, जो इतने लंबे वक्त तक एक साथ है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फनी है, उनके आसपास रहना ना बहुत ज़्यादा फन भरा है। इसे बताते हुए हमारे शुगा बहुत हंस रहे थे और क्योंकि हमने साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया है इसीलिए वे अब मुझे अपने साथी भाई के जैसे लगते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरा परिवार है और मैं श्योर हूँ कि ये हमारे सक्सेस का एक पार्ट है कि हम एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। प्लस सारे मेंबर्स ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है इसी वजह से हम एक दूसरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए ही हम अभी तक इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर होस्ट कहते हैं क्या इस तरह से रहना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है? चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी बात हो जाती है। तो आप किस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा टफ है इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करना? ये आपके लिए कैसा है? तो इस पर शुगा कहते हैं ये बस इस जॉब का एक पार्ट है। मेरा ये जॉब भी है कि मैं पब्लिक की आंखों के सामने रहूं। कभी कभी मुझे लगता है कि ये कन्वीनियंट नहीं है, पर मैं इस चीज़ की केयर नहीं करता हूँ कि लोग मुझे किस तरह से देखते हैं और मैं खुद को लेकर दूसरों की ओपिनियन को भी नहीं देखता कि मेरे लिए लोग क्या ओपिनियन रखते हैं या क्या ओपिनियन देते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि ये टफ़ है मेरे लिए। तो फिर होस्ट कहते हैं जैसे कि इस एल्बम में इतने सारे सॉन्ग्स को बनाने के बाद तो क्या अब आपको ऐसा कोई आइडिया मिल गया है कि अब बीटीएस का अगला एल्बम कैसा होने वाला है? तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं जिमिन ने अभी कुछ वक्त पहले ही रिहर्सल के दौरान कहा था हमने अभी टूर भी स्टार्ट नहीं करा है, पर जिमिन ने कहा जैसे ही हम इस टूर को ख़त्म कर लेते हैं हमें तुरंत ही हमारे नए एल्बम के लिए लग जाना चाहिए। पर अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे, न ही मेरे पास इसे लेकर कोई क्लू है। समय बहुत जल्दी बीत रहा है और ट्रेंड्स भी बहुत जल्दी चेंज होते जा रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि क्या कुछ समय के लिए सिंगल सॉन्ग रिलीज करने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले सितंबर में हमने इस एल्बम को बनाकर खत्म करा था प्री रिकॉर्डिंग स्टेज पे, पर इसे इतना वक्त लग गया है रिलीज होने में। तो जब हमने इसे बनाया था हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि आने वाले मार्च या अप्रैल में क्या ट्रेंड पे रहेगा, क्या चलेगा, तब किस तरह की जॉनरा पॉपुलर रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है एक नए अच्छे म्यूज़िक को ट्राई करना। तो इस तरह के काफ़ी सारे रीजंस हैं। शायद हम एक सिंगल सॉन्ग बनाएं या फिर शायद एक मिनी एल्बम बनाएं, तो कुछ भी हो सकता है। और बस शुगा के इसी जवाब के साथ ये सोलो इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म हो जाती है। होस्ट शुगा को इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू बोलते हैं। और दोस्तों इस इंटरव्यू के थ्रू हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली है। इवन शुगा ने ये तक बता दिया कि अभी बीटीएस मेंबर्स जब तक चाहें वे लोग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने और कोई करियर ऑप्शन कभी सोचा ही नहीं है। अगर वो चाहे तो वो अपने 70s और 80s में भी परफॉर्म करेंगे। हाँ, वो परफॉर्मेंस ऐसी तो नहीं होगी, पर वो लोग कोई अलग रास्ता निकालेंगे उसके लिए। खैर जो भी हो, आर्मीज और बीटीएस का ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा है
और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एडवेंचरस भरा है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइए और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।